सुप्रभात। आज मैं आप लोग को भौतिक विज्ञान अध्याय 6 विद्युत धारा का भाग 2 बताऊंगा। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को विद्युत धारा, आवेश, विभवांतर आदि के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा ओम्स के नियम से। टॉपिक नंबर 2 हमारे सिलेबस के अनुसार में है। तो सबसे पहले व्हाट इज ओम्स नियम। ओम्स का नियम क्या है? ओम्स का नियम, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध बताता है। आप ये भी लिख सकते हो। यह कौन सा नियम है? विभवांतर और विद्युत धारा में संबंध बताने वाला नियम। क्या नियम है? चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कब? जब किसी चालक का तापक्रम तथा अन्य भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, जिसको मोटाई कहते हैं, चालक का पदार्थ, तापक्रम आदि स्थिर हो। इसी को हम अर्थमेटिकली लिखते हैं। तो क्या होगा? अगर विभवांतर को V लेता हूं, किसी चालक के दो सिरों के बीच का विभवांतर V और प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो? I हो। तो V वेरीज I और वेरिएशन हटाएंगे तो क्या होगा? V इक्वल टू RI। R क्या है? यहाँ पे स्थिरांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या निकल गया आपको? विभवांतर बराबर, यहाँ एक नियम निकला, विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुणे विद्युत धारा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हम लोग भेद में पढ़े थे कि स्थिरांक को K लिखते हैं, K, तो हमने R क्यों लिखा? देखिए प्रश्न है V वेरीज I, तो V इक्वल टू KI, K बराबर एक स्थिरांक है, लेकिन ओम के नियम में K न लिखकर R क्यों लिखा जाता है? तो देखिए, तो V इक्वल टू KI, तो I इक्वल टू V बाई K। V इक्वल टू KI, तो I इक्वल टू क्या होगा? V बाई K। अब यदि विभवांतर का मान स्थिर मान लिया जाए, यदि विभवांतर का मान स्थिर मान लिया, इसे मान लिया जाए 1 है, तो V इक्वल टू I इक्वल टू क्या होगा? 1 बाई K, 1 बाई K। तो यदि बराबर हटाएंगे, हटाते हैं तो क्या पर वेरीज लग जाएगा। तो I वेरीज 1 बाई K, अर्थात क्या हुआ कि I का मान जो है स्थिरांक के क्या होगा? विलोमानुपाती होगा। अर्थात I का मान 1 बाई K का मान, स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो I का मान क्या? घटेगा। स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो I का मान क्या? घटेगा। अर्थात I K के क्या? विलोमानुपाती है। I के मान में तब ही वृद्धि होगी जब K का मान क्या होगा? कम होगा। और इसको मतलब क्या बोलते हैं? अर्थात K विद्युत धारा का क्या करता है? विरोध कर रहा है, जिसे चालक का हम क्या करते हैं? प्रतिरोध करते हैं। इसीलिए K को हटाकर R लिखा जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर है, आइए आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओम्स के नियम को ग्राफिकली लिखो। ओम्स के नियम को ग्राफिकली दिखाओ, व्याख्या करो। तो देखो, यह कौन सी एक्सिस है? यह एक्स एक्सिस है, और एक कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। यदि एक्स एक्सिस पर विभवांतर को हम प्लॉटिंग करते हैं और वाई एक्सिस पे क्या करते हैं? विद्युत धारा को, तो अगर हम प्लॉटिंग करें तो एक ग्राफ जो मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगी जो कहां से पास कर रहा है? मूल बिंदु से पास कर रहा है। देखो, स्थिर ताप में यदि चालक के दोनों सिरों का बीच विभवांतर V को x अक्ष पर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I को क्या y अक्ष पर लेकर लेखा चित्र खींचा जाए तो एक सरल सीधी रेखा प्राप्त होगी जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि विद्युत धारा क्या होगा? विद्युत धारा जो होता है क्या? विभवांतर विद्युत धारा के क्या? समानुपाती है। और यह जो ढलान जो है, सीधी रेखा, जो सीधी रेखा लेखा चित्र का जो ढलान है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, चालक के प्रतिरोध को दर्शाता है। तो आपको इतना लिख देना है। ठीक है, इसको बना करके आप लिख सकते हो, मतलब कि जो इसका जो स्लोप है, ढलान जो है, यह क्या करता है? प्रतिरोध को
और यह सरल रेखा जो प्राप्त होती है, लेखा चित्र जो होती है मूल बिंदु से गुजर रही है। अब आते हैं वे पदार्थ जो ओम के नियम के, वे चालक जो ओम के नियम को पालन करते हैं उसे ओमी चालक कहते हैं। सभी धातु ओमी चालक होते हैं। दूसरा है वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उसे अओमी चालक कहते हैं। जैसे अर्धचालक, विद्युत चालक, विद्युत बल्ब जो है, ठीक है, उसे सब अओमी चालक कहते हैं। अब आइए प्रतिरोध। मैंने फार्मूला जब बताया था तो पहला वीडियो में, तो वहां पे हमने प्रतिरोध के बारे में क्या बताया था। प्रतिरोध क्या है? चालक का वह गुण जिस गुण के कारण वह विद्युत धारा के मार्ग में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। ये सिंपल परिभाषा हो कि जो विद्युत धारा के दिशा में क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। लेकिन परीक्षा में कभी घुमा के पूछता कि ओम के नियम से आप बताइए, तो ओम के नियम में क्या पढ़े थे? V इक्वल टू आर आई, तो R इक्वल टू क्या? V बाई आई, अर्थात प्रतिरोध बराबर क्या हो गया? विभवांतर बटा विद्युत धारा। तो इसको हम बोल सकते हैं विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। उनके नियम के अनुसार से विभवांतर, देखो, विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को हम क्या करते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम। प्रतिरोध की इकाई होती है SI इकाई ओम। तो यदि मान ली ओम की परिभाषा आया तो ये विभवांतर है, ये विद्युत धारा। तो विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट। और विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। तो यदि किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर कितना हो? 1 वोल्ट हो, और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की शक्ति कितना? 1 एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध कितना कहा जाएगा? 1 ओम कहलाता है, जिसे हम लेटर लिखते हैं ओमेगा से लिखते हैं, ओमेगा द्वारा लिखते हैं। तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। परीक्षा में अगर आता है तो इतना भी आप लिख सकते हो, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। अर्थात यदि चालक के दो बिंदु के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक का प्रतिरोध क्या कहलाएगा? 1 ओम कहलाएगा। अब प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पहला चालक की लंबाई। यदि हम प्रतिरोध का सिंबल R, तो लंबाई, प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। R वेरीज L, कब? जब तापक्रम और चालक की मोटाई स्थिर हो। जब तापक्रम और चालक की मोटाई क्या हो? स्थिर हो। ठीक है। आइए दूसरा, परिच्छेद का क्षेत्रफल, या जिसको बोलते हैं मोटाई। तो R वेरीज 1 बाई ए, अर्थात प्रतिरोध चालक की मोटाई के विलोमानुपाती होता है। देखिए, विलोमानुपाती होता है कब? जब लंबाई तापक्रम स्थिर हो। ये दो हमारे कोर्स में, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? तापक्रम बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो R वेरीज T। और तीसरा, चौथा होता है चालक की प्रकृति। ये भी चालक की प्रकृति, अलग अलग पदार्थों का या अलग अलग चालों का प्रतिरोध क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है। तो देखिए, अभी ये हो गया हमारा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, 4 कारक, लंबाई, मोटाई, तापक्रम और चालक की प्रकृति। अब विद्युत वाहक बल्ब और कोश का आंतरिक प्रतिरोध हम लोग पढ़े थे। विद्युत वाहक बल्ब क्या होता है? खुले परिपथ में, या सेल का बोल सकते हैं, विद्युत सेल के धन ध्रुव और ऋण ध्रुव के बीच के विभवांतर को क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल्ब बोलते हैं। तो EMF और उसका प्रतिरोध, तो कोश का प्रतिरोध मतलब विद्युत के कोश क्या है? एक उपकरण है जिसमें रासायनिक ऊर्जा से क्या होती है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें 2 धातु या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं, जिससे विद्युत धारा कोश में प्रवेश करती है, अर्थात जिसका संबंध धन से होता है, सजीव तार से। ठीक है। एक से प्रवेश करेगी और एक से क्या होता है? निकलेगी, बाहर निकलती है। तो जिसका संबंध धन से होता है उसको एनोड, और जिसका संबंध ऋण से होता है उसे कैथोड। देखो, जिससे विद्युत धारा कोश में प्रवेश करती है, बाहर निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जिससे इलेक्ट्रॉन में विद्युत धारा कोश में प्रवेश करती है उसे एनोड, जिससे धारा कोश से बाहर निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड करते हैं। विद्युत कोश में जिस जलीय यौगिक का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। विद्युत कोश के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा
का प्रवाह जो होता है कैथोड से एनोड, मतलब बाहर में सेल के बाहर जो होगा हमेशा जो विद्युत धारा धन ध्रुव से मतलब ऋण ध्रुव हो जाएगी, मतलब एनोड से कैथोड। लेकिन अंदर में इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड से क्या होगा, एनोड की तरफ होता है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब विद्युत कोष का विद्युत विक्षेप या इलेक्ट्रोलाइट विद्युत प्रवाह में क्या बाधा उत्पन्न करता, उसे हम क्या बोलते हैं, कोष का आंतरिक प्रतिरोध। अर्थात हम बोल सकते हैं विद्युत कोष के इलेक्ट्रोलाइट द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, क्या विद्युत कोष का आंतरिक प्रतिरोध करते हैं, जिसको हम स्मॉल आर लिखते हैं, स्मॉल आर द्वारा लिखा जाता है, स्मॉल आर। तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, प्रवाहित विद्युत धारा आई हो तो ओम के नियम के अनुसार से अंदर में क्या होगा, विद्युत विभव बराबर क्या होगा, आई आर। बाह्य प्रतिरोध के लिए क्या होगा, आई कैपिटल आर, मतलब बाह्य विभवांतर होगा आई कैपिटल आर, और आंतरिक विभवांतर क्या होगा, ये अंदर का विभवांतर होगा, और ये क्या होगा, कोष के बाहर का विभवांतर होगा। ठीक है। अब देखिए विद्युत वाहक बल का परिपथ में इकाई धन आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा में पढ़े थे, जो विद्युत प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है, अर्थात विद्युत वाहक बल कार्य बटा आवेश था, मतलब इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य को हम क्या बोलते थे, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत परिपथ में कोष का विद्युत वाहक बल क्या हुआ, विद्युत वाहक बल कैपिटल ई लिया था, दोनों का जोड़, दोनों को जोड़ा गया। अब यहां पे आई कॉमन ले लिया गया, ठीक है। तो आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस स्मॉल आर। तो सेल से प्राप्त विद्युत धारा, सेल से प्राप्त विद्युत धारा आई सेल का विद्युत वाहक बल बटा सेल का कुल प्रतिरोध। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सेल से प्राप्त विद्युत धारा बराबर क्या हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल और सेल का कुल प्रतिरोध, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो अब देखिएगा यदि खुला परिपथ है तो आर क्या हो, ये जीरो होगा, तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो, तो देखिए ये जीरो बैठा दिए, आर क्या बैठे जीरो, तो क्या होगा इक्वल टू क्या हो गया, आंतरिक विभवांतर बोले इक्वल टू क्या हो गया, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का कुल आंतरिक क्या थे विभवांतर। अर्थात देखो यहां पर लिखा हुआ, अर्थात कोष का विद्युत वाहक बल इकाई धन आवेश को कैथोड से एनोड तक ले जाने में किया गया कार्य है। कब, जब बाह्य परिपथ खुला हो। अर्थात कोष का विद्युत वाहक बल, कोष का देखो बाहर में तो आर इक्वल टू जीरो है, क्यों, क्योंकि खुला परिपथ होता है। तो अंदर में कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है, तो कैथोड से एनोड तक क्या इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत कोष का आंतरिक क्या वाहक बल। देखिए विद्युत कोष का विद्युत वाहक बल क्या, गैर विद्युतीय एजेंट द्वारा कोष के अंदर इकाई धन आवेश को कैथोड से एनोड तक ले जाने में किया गया कार्य, जबकि परिपथ क्या बाह्य परिपथ खुला हो। क्लियर समझा। अब इसी और आप ध्यान रखिएगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला है आपने अभी देखा इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलाइट का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, जो हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, अब दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और क्या है इलेक्ट्रोलाइट विद्युत विक्षेप की प्रकृति और सांद्रता, उसका गाढ़ापन, ठीक है, प्लस विद्युत विक्षेप का तापक्रम, ये चार चीजें हैं। खाली आप इसको याद रखिएगा, मतलब कि इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति और सांद्रता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत विक्षेप की सांद्रता के क्या मोटा और गाढ़ापन के समानुपाती होता है। फिर तापक्रम, सेल का आंतरिक प्रतिरोध विद्युत परिक्षेत्र के तापक्रम के क्या होता है विलोमानुपाती, तापक्रम के विलोम, तापक्रम बढ़ेगा तो क्या होगा,
प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। देखिए आंतरिक प्रतिरोध विद्युत परिच्छेद तापक्रम के विलोमानुपाती है। तापक्रम बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, प्रतिरोध क्या कम हो जाएगा। तो विद्युत, कभी कभी आपसे पूछेगा विद्युत वाहक बल विभवांतर और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, तो आप यही लिखिएगा ये जो है विद्युत वाहक बल क्या है, ई विद्युत वाहक बल, फिर विभवांतर और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इनमें संबंध पूछेगा। ठीक है, आइए तो सेल का विद्युत वाहक बल बराबर सेल का आंतरिक प्रतिरोध विभवांतर प्लस सेल का बाह्य विभवांतर, जिसको हम वोल्टेज भी कमी भी बोलते हैं। अब आइए हम चलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, या जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। देखिए तो अभी हम लोग पढ़े थे, अगर पिछले मतलब थोड़ा देर पहले हमने क्या पढ़े कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारण, तो हम लोग 4 पढ़े थे। क्या, आर वेरीज एल, आर वेरीज 1/a अर्थात परिच्छेद के क्षेत्रफल का विलोमानुपाती, आर वेरीज टी तापक्रम के समानुपाती, और अलग अलग चालक का प्रतिरोध अलग अलग है। 2 को देखिए, 2 को, तो आर वेरीज एल और आर वेरीज 1/e कब, जब टी और ए या टी एन आई स्थिर हो। तो संयुक्त भेद के अनुसार जब क्या जगह दोनों जोड़ दिए तो आर वेरीज एल ए, जब आर एल क्या ये सभी कभी के सभी परिवर्तनशील हो, जब ये तीनों ही परिवर्तनशील होगा तभी लागू होगा। आर एल जब आर एल और ए ये क्या हो, परिवर्तनशील हो। ठीक है, तो अब वेरीज को हटाने के लिए हमको क्या चाहिए, वेरीज को हटाने के लिए हमको क्या चाहिए, वेरिएशन को हटाने के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए, रो यहां एक स्थिरांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो अब इसको करिए तो क्या हो गया, रो एल इक्वल टू आर ए, तो रो इक्वल टू आर ए बाई एल। अब इसको देखिए यहां पर अगर हम इसको अलग अलग कर दें तो क्या होगा, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। तो आर क्या होता है, प्रतिरोध, आर क्या होता है, प्रतिरोध। तो परिभाषा क्या हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा क्या हुआ, इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल के प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। इकाई लंबाई तथा इकाई क्षेत्रफल के मतलब चालक के प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इकाई लंबाई, जैसे मान ली इकाई मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर लंबा, इकाई लंबाई, और 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, घन। तो किसी चालक के इकाई घन किसी चालक के इकाई घन के किन्हीं 2 तलों के बीच के प्रतिरोध को भी हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं। समझ में आए, इकाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो इकाई है, एक है अगर मानते लेते हैं तो क्या कहलाएगा, अगर तीनों बराबर है तो क्या घन कहलाएगा। यदि अलग अलग होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, षष्ठफलक कहते हैं, इसको क्यूबाइड बोला जाता है। आइए तो समझ में आए, इकाई लंबाई था इकाई क्षेत्रफल वाले परिच्छेद के क्षेत्रफल को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। या दूसरा परिभाषा, इकाई घन के किन्हीं 2 तलों के बीच के प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इकाई क्या हो गया, ओम, सेंटीमीटर एंड ओम मीटर होता है। जैसे एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध इतना सेंटीमीटर दिया हुआ, इससे क्या समझते हो, इतना इंटू इतना दिखा हुआ सेंटीमीटर। तो देखो इसका मतलब कदम क्या, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 वर्ग सेंटीमीटर परिच्छेद के क्षेत्रफल तार के प्रतिरोध क्या, इतना ओम सेंटीमीटर। सीधे सिस्टम में है तो इकाई लंबाई क्या, 1 सेंटीमीटर लंबा
और 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले तांबे के तार के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? तांबे का प्रतिरोध कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ओम। या इस परिभाषा से अगर देते हो, इस परिभाषा से, तो घन क्या होगा? घन की लंबाई कितना? 1 सेंटीमीटर। तो 1 घन सेंटीमीटर, देखिए 1 घन सेंटीमीटर मीटर है ना, तांबे के 1 घन सेंटीमीटर से विद्युत धारा पारित करने पर उसका प्रतिरोध कितना होगा? इतना होगा। या बोलोगे 1 घन सेंटीमीटर तांबे के तार के से प्रवाहित विद्युत धारा का प्रतिरोध कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻6। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम या उल्टा विलोम को, विद्युत प्रतिरोध के विलोम को हम कहते हैं विद्युत चालकत्व। प्रतिरोध क्या था? विद्युत धारा की दिशा में विरोध उत्पन्न करना, लेकिन नहीं, यहां पर क्या होगा? विद्युत धारा को प्रमोट करना, जो सुगमता से विद्युत धारा को पास करना चाहता है। इसलिए बोलते हैं विद्युत धारा के प्रतिरोध के व्युत्क्रम या उल्टा को हम क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोध के उल्टा को हम विद्युत चालकत्व, कंडक्टेंस कहते हैं। विद्युत चालकत्व क्या होता है? 1 प्रतिरोध, विलोमानुपाती, विलोम होता है। इसकी इकाई क्या होती है? मोहो या सीमेंस बोलते हैं। ठीक है भाई, विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकत्व, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, कोर्स में नहीं है, बस खाली जानिए इसको। किसी प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध के विरुद्ध, विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा को, विशिष्ट प्रतिरोध के क्या? उल्टा को हम बोलते हैं। ठीक है, इसे लेटर सीमेंस द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। आइए, अब आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा सरलतापूर्वक पास करती है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत चालक बोलते हैं। विद्युत चालक पदार्थ में अधिक मात्रा में क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तांबा, अल्युमिनियम आदि, तांबा, अल्युमिनियम, सोना, चांदी आदि विद्युत चालक के प्रयोग में किया जाता है। सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। और अधातु में ग्रेफाइट और गैस कार्बन क्या होता है? सबसे अच्छा चालक है, आप याद रखिएगा। अचालक, इंसुलेटर, विद्युत विरोधी, क्या? रोधी। वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट, बेकेलाइट, माइका। विद्युत झटके से बचने के लिए विद्युत रोधी का प्रयोग किया जाता है। विद्युत खंभे पर विद्युत रोधी के रूप में सेरामिक, चाइना क्ले एंड पोर्सलिन का प्रयोग किया जाता है। खंभों पर जो होता है ना सेरामिक, जो बड़े बड़े जो पत्थरों में जो दिखाई पड़ता है, तार लपेटा रहता है, वो क्या होता है? सेरामिक होता है, चाइना क्ले आदि का प्रयोग किया। सेमी कंडक्टर, वे न तो जो अच्छा चालक होते हैं, न जो अच्छा कुचालक होते हैं। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम किंतु अचालकों से क्या होती है? अधिक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सब याद रखिएगा। इनकी चालकता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, तापक्रम बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। इसमें क्वालिटी है कि जब भी देखिए इनकी चालकता क्या होगा? अर्धचालक की चालकता जो होती है तापक्रम बढ़ने पर बढ़ जाती है। जनरली सभी की चालकता क्या होती है? तापक्रम बढ़ने पर घट जाती है, लेकिन इनकी चालकता क्या? तापक्रम बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। अर्थात चालकता तापक्रम के समानुपाती है, ख्याल रखिएगा। इनका उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अति चालकता, सुपर कंडक्टर। देखिए पढ़े कंडक्टर, तो सबसे पहला हम क्या पढ़े? कंडक्टर, सिंपल कंडक्टर पहला था कंडक्टर हमको। दूसरा सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, और तीसरा क्या? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर 3 है। देखिए तो आपने एक चौथा आपने बताया इंसुलेटर, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती है। क्या क्या प्रयोग करते हैं इसका कभी एग्जाम्पल में पूछ सकता है आपको। खंभों पर जलता है उसको क्या? सेरामिक या चाइना क्ले बोलते हैं। ये विद्युत झटके से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सुपर कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर यहाँ पर सुपर कंडक्टर बोले यहाँ पर कि देखिए सुपर, यहाँ पे अति सुपर कंडक्टर वे पदार्थ जिनमें एक निश्चित तापक्रम पर प्रतिरोधकता ही क्या समाप्त हो जाती है। कंडक्टर जो अच्छा करते हैं न सुपर सेमी कंडक्टर जो न अच्छा चालक होते हैं न अच्छा कुचालक होते हैं।
विशेषता क्या थी, तापक्रम के बढ़ने पर चालकता बढ़ जाती है। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, जो एक निश्चित तापक्रम पर जिसकी परिवर्तकता का मान क्या तेजी से घटता और शून्य हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अतिचालक कहते हैं। एक निश्चित तापक्रम पर जिनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, समाप्त हो जाती है, शून्य हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। इनके इस गुण को क्या बोलते हैं, अतिचालकता कहते हैं। जिस तापक्रम पर अतिचालकता की घटना घटती है उस तापक्रम को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। जैसे टंगस्टन, पारा, अल्युमिनियम, कैडमियम आदि, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ट्रांसफार्मर, सुपर कंप्यूटर आदि बनाने में। लेकिन देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, कम तापक्रम पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता को शून्य होने की घटना, ये मेन ख्याल रखिएगा। अर्थात देखिए एक मिनट, तापक्रम बढ़ने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है, चालकता बढ़ जाती है। तापक्रम बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। अतिचालक क्या होता है, जो तापक्रम घटने पर जिसकी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। उल्टा, यहाँ बढ़ने पर बढ़ जाती है, यहाँ घटने पर बढ़ जाती है, उसको हम अतिचालक कहते हैं। एक टॉपिक आगे कोर्स में है कि तापक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक अतिचालकता, कम तापक्रम पर किसी पदार्थ के प्रतिरोध को शून्य होने की घटना को ही क्या बोलते हैं, अतिचालकता। आइए, प्रतिरोध पर तापक्रम का प्रभाव, तो सामान्यतः बताए थे आपको, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में तीसरा कारक हमने बताया था तापक्रम। प्रतिरोध तापक्रम के समानुपाती होता है। जो सामान्य चालक जो है, तापक्रम बढ़ने पर उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध तापक्रम के समानुपाती होता है। देख रहे हैं, प्रतिरोध तापक्रम के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, क्योंकि तापक्रम बढ़ने से चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या टक्कर प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जो क्वेश्चन जो भी लास्ट पिछले साल 2020 में जो आया था, देखिए इसको याद रखिएगा। प्रतिरोध को पर तीनों कौन कौन सा, चालक, अर्धचालक और अतिचालक पर तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो धातु चालकों की प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, देख रहे हो आप। फिर क्या, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, मिश्र धातु, ठीक है, तापक्रम बढ़ने पर क्या होती है, कम हो जाती है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। यहां उल्टा इन्वर्स में देखिए, मिश्र धातुओं की जनरली पहला जितने भी चालक हैं वो प्रतिरोध चालक क्या था, प्रतिरोध तापक्रम के समानुपाती होता है। तापक्रम बढ़ेगा, चालकता घट जाएगी, चालकता घट जाएगी, तो प्रतिरोध तापक्रम बढ़ने पर बढ़ जाएगा, है कि नहीं। यहां पर प्रतिरोध पे प्रभावित करने वाला, तो प्रतिरोध पर तापक्रम बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन मिश्र धातुओं में क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ने पे क्या होता है, तापक्रम बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, कम हो जाता है। अर्धचालकों में भी क्या होता है, प्रतिरोध क्या, तापक्रम बढ़ने पर घट जाता है। और देखिए अतिचालकों का प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने पर क्या होता है, अतिचालकों का प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने पर बढ़ जाता है, तापक्रम घटने पर घट जाता है। और क्रांतिक तापक्रम से कम तापक्रम पर प्रतिरोधकता क्या होती है, शून्य हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा। अगर ध्यान में मिस कर रहा है तो चालक का चालकता तापक्रम बढ़ने पर क्या होगा, कम हो जाता है। अर्धचालक का तापक्रम बढ़ने पर बढ़ जाता है। अतिचालक का तापक्रम कम होने पर क्या होता है, बढ़ जाता है चालकता। तो उसका उल्टा प्रतिरोधकता हो जाएगा। देखो, विद्युत विच्छेद का प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने पर घट जाता है, उसको पहले ही बताया था, आंतरिक प्रतिरोध में बताया गया था। और चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो चार चीजें यहां पर है। धातु, मिश्र धातु, तापक्रम बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। मिश्र धातु, तापक्रम बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है। अर्धचालक घट जाता है, ठीक है। अतिचालक तापक्रम बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है, घट जाता है, विद्युत विच्छेद का घट जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्राफिकली दिखाया गया। ग्राफिकली देखिए,
सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर और क्या है, नॉर्मल मेटल का। ठीक है, देखिए यहां पर यहां पर जीरो है, देखिए यहां पर सुपर कंडक्टर का एक समय क्या है, जीरो है, कम कम तापक्रम पर क्या हो, ये जीरो है। आइए अब आते हैं समतुल्य प्रतिरोध। मान लीजिए किसी परिपथ में 5 ठो बल्ब है, 5 बल्ब है। अब पांचों बल्ब को हटा करके एक बल्ब लगा दिए, उसके विभवांतर और विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह जो एक बल्ब है वो 5 बल्ब का क्या कहलाता है, समतुल्य प्रतिरोध। तो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दिया जाए कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा विभवांतर दोनों का मान क्या, अपरिवर्तित रहे, तो यह अकेला प्रतिरोध उन सभी प्रतिरोधों का क्या कहलाता है, समतुल्य प्रतिरोध। हमने सिंपल बताया कि 5 बल्ब लगे हुए, 5 बल्ब को हटाकर कोई एक बल्ब लग दे और परिपथ का विभवांतर और विद्युत धारा में कोई अंतर न हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस एक प्रतिरोध को उन पांचों का क्या, समतुल्य प्रतिरोध करते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, यह दो प्रकार का, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। तो अब आइए श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम श्रेणी क्रम क्या होता है, जब एक प्रतिरोध का निगेटिव दूसरे प्रतिरोध के पॉजिटिव से जुड़ा हो। मतलब हाथ से हाथ पकड़ के खड़े हो जाइए, 10 लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए, तो एक का क्या पकड़ेगा, एक का बायां दूसरे का दाहिना दाहिना पकड़ लेगा। मतलब तो जब एक प्रतिरोध का ऋण दूसरे के धन ध्रुव से जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। चित्र हमने नहीं दिखा पाया यहां पर, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन सभी का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, सभी का विभवांतर अलग अलग होता है। जो प्रतिरोध जितना बड़ा होगा उनके सिरों का बीच का विभवांतर क्या होगा, उतना अधिक होगा। इस संयोजन में यदि क्या होगा, इस संयोजन में यदि एक प्रतिरोध टूट जाए, इस संयोजन में यदि एक प्रतिरोध टूट जाएगा तो सभी प्रतिरोधों से विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है। तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध बराबर होता है क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए 1 मिनट यहाँ पे गड़बड़ किया हूं मैं, 1 मिनट। स्मॉल समतुल्य के लिए कैपिटल आर लगाएगा और इसके लिए स्मॉल आर लगा लीजिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ठीक है। देखिए तो समतुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में क्या होता है, जब सभी प्रतिरोधों का एक सिरा धन ध्रुव पर तथा दूसरा सिरा क्या, ऋण ध्रुव पर जुड़ा हो। कहिए जब प्रतिरोध परिपथ में सभी प्रतिरोधों का एक सिरा परिपथ के एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा क्या, दूसरा सिरा ऋण ध्रुव, ठीक है, दूसरा सिरा मतलब ऋण ध्रुव परिपथ के दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, समानांतर क्रम करते हैं। तो सभी का एक सिरा एक जगह और दूसरा सिरा एक जगह, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। इस संयोजन में क्या होता है, सभी का विभवांतर समान होता है, लेकिन सभी से अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जो प्रतिरोध जितना बड़ा होगा उससे उतना ही कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इस संयोजन में यदि एक प्रतिरोध टूट जाता है तो भी क्या होता है, इन सभी में विद्युत धारा का प्रवाह होता रहता है। मतलब इससे क्या होगा, कभी बंद नहीं होता। ठीक है, एक आध इंस्ट्रूमेंट अगर टूट भी जाते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ये देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, देख रहे हैं 1 2 3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखिए सबका एक ध्रुव यहाँ पे जुड़ा हुआ है और दूसरा ध्रुव क्या यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसमें भी देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 R2 R3, तो सबका देखिए एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ यहाँ पे, एक यहाँ पे जुड़ा एक ध्रुव। यदि सारे प्रतिरोध का एक बिंदु एक पॉइंट पे, दूसरा प्रतिरोध क्या बिंदु एक पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में क्या देखो, देखिए इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। मतलब ठीक है, ये इसका पॉजिटिव तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ये आप चित्र बना लीजिएगा आप लोग, ये दो चित्र, मतलब ये चित्र और ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन का और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ गए। अब यहां पर देखिए इन दोनों में अंतर ख्याल रखिएगा, बहुत सबसे बढ़िया अंतर आप देख लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। श्रेणी में क्या होता है, एक का धन ध्रुव दूसरे का ऋण ध्रुव से जुड़ा रहता है। एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरा से, सिंपल में एक का धन ध्रुव दूसरे के ऋण ध्रुव से। यहाँ पे सभी प्रतिरोधों का एक सिरा मतलब धन ध्रुव परिपथ के एक बिंदु पर, या बोलो सबका धन ध्रुव एक बिंदु पर और ऋण ध्रुव क्या दूसरे बिंदु पर जुड़ा, तो उसको हम क्या बोलते हैं समानांतर कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, सभी प्रतिरोधों से समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो रास्ता एक ही है लेकिन इससे क्या होगा अलग अलग प्रतिरोध प्रभावित होगी। सबका विभवांतर यहाँ पर क्या होगा अलग अलग होगा, यहाँ पे क्या सबका विभवांतर क्या होता है समान होता है। इसमें क्या होता है, यदि एक प्रतिरोध टूट जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा बंद हो जाती है, यदि इसमें एक प्रतिरोध टूट भी जाता है तभी परिपथ में क्या विद्युत धारा बढ़ती रहती है। समतुल्य प्रतिरोध जो होता है सबका जोड़ योगफल के बराबर होता है, और यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध का उल्टा सभी प्रतिरोध के अलग अलग प्रतिरोध के उल्टा के योग के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए समतुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है R बराबर यह बराबर इसमें से सबसे बड़े प्रतिरोध से भी बड़ा होता है। असमतुल्य इसमें क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या होता है छोटा होता है। जब परिपथ में विद्युत धारा का जब परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना हो, जब मान ली सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ो, और जब घटाना हो तो क्या समानांतर क्रम में जोड़ो। इस संयोजन में विद्युत उपकरण जो होते हैं अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं करते, गलती, इस संयोजन में विद्युत परिपथ अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। कार्य नहीं करते हैं, इस संयोजन में सभी विद्युत अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करते हैं। समझ में आया आप लोग को, तो अंतर ध्यान पढ़ोगे तो कर लो, यहां से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। अंतर देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी अथवा समानांतर क्रम में संयुक्त है, सिर्फ देख कर ही आप निश्चित रूप में कैसे समझें कि वे किस क्रम में संयुक्त है। तो सबसे पहला यदि सभी का धन ध्रुव एक बिंदु पर ऋण ध्रुव एक बिंदु पे जुड़ा हो तो क्या होगा समानांतर होगा, और एक का धन ध्रुव दूसरे के ऋण ध्रुव से जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा श्रेणी कॉम्बिनेशन, सिंपल वाली बात। और देखिए एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़ा हो तो उसको श्रेणी कॉम्बिनेशन। वही सभी प्रतिरोधों का धन ध्रुव परिपथ के एक बिंदु पर और दूसरा सिरा परिपथ के दूसरे बिंदु जुड़ा उसको समांतर कॉम्बिनेशन। देख करके यही कर सकते हो आप, क्लियर। आइए यदि मान लीजिए ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर मान लीजिए 60 वाट का बल्ब दोनों में लगा है तो जिसमें प्रकाश कम दे रहा होगा वो श्रेणी कॉम्बिनेशन होगा, और जिसमें प्रकाश ज्यादा दे रहा होगा वो क्या होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसीलिए घरों में जो होता है
किस कॉम्बिनेशन में वायरिंग रहती है? तो घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर क्रम में वायरिंग की रहती है। घर की जो वायरिंग होती है वो किस में होती है? समानांतर क्रम में। इसमें क्या होता है, घर में क्या, इससे क्या फायदा मिलता है कि अगर कोई एक आध तो हमारा उपकरण जो अगर नष्ट भी रहता है तब भी हमारे क्या सारे क्या अदर उपकरण जो चलते रहते हैं। लेकिन सीरीज में क्या होगा कि अगर एक उपकरण अगर नष्ट हो गया तो पूरा परिपथ ही क्या होता है? बंद हो जाता है। अब आते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, जिसको हम बोलते हैं जूल्स का नियम भी बोलते हैं। इसका कोई जूल्स नहीं दिया था, हमने पहले नियम में बताया था वहां पर। एच वेरीज आई स्क्वायर, आई मीन विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा। कब? जब आर और टी स्थिर हो, अर्थात प्रतिरोध और प्रवाहित विद्युत धारा का समय स्थिर हो। दूसरा एच वेरीज आर, अर्थात उष्मा जो होता है प्रतिरोध के समानुपाती होता है। कब? जब धारा और समय जो स्थिर हो। और तीसरा है एच वेरीज टी, तापक्रम बढ़ने पर भी क्या होता है? प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा? उसमें उष्मा प्रवाह, उष्मा उत्पन्न उष्मा की मात्रा बढ़ जाती है। तो 3 नियम है, विद्युत धारा का नियम, प्रतिरोध का नियम और विद्युत धारा के प्रवाह का समय। ये उष्मा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए आप लोग को रहेगा। तो इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? जूल्स का ऊष्मीय प्रभाव। एच वेरीज आई स्क्वायर, एच वेरीज आर, एच वेरीज टी। जब अब आप गणितीय रूप में करते हैं, इनको हम जोड़ दें संयुक्त भेद के अनुसार तो क्या होगा? एच वेरीज आई स्क्वायर आर टी। कब? जब आई आर तथा टी परिवर्तनशील हो। जब आई आर तथा टी क्या परिवर्तनशील हो। अब यहां पर भी स्थिरांक लाए तो क्या होगा? एच जे इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहां पर पहले करंट है, उसके बाद उसमें उत्पन्न होगी, इसलिए जे इधर दिया हुआ है। तो एच जे इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जे क्या है? जे एक स्थिरांक जिसे हम जूल स्थिरांक कहते हैं। तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे, और जे का मान 4.2 बैठा दो आप, तो फिर जब 1 से भागा दोगे तो कितना होगा? एच इक्वल टू 0.24 आई स्क्वायर आर टी कैलोरी। यह गणितीय रूप से हो गया हमारा जूल्स का नियम। विभवांतर की परिभाषा से क्वेश्चन है कि विभवांतर की परिभाषा से विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, या विभवांतर की परिभाषा से क्या? जूल्स का नियम, जूल्स का नियम। विभवांतर की परिभाषा से हम जूल्स का नियम कैसे प्राप्त करते हैं? विभवांतर से। तो विभवांतर क्या था? कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश पढ़े हम लोग। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो अब देखिए, तो W इक्वल टू क्या हो गया? वी क्यू, मैं पहले नियम समझा दिया। तो किसमें? विद्युत धारा में क्या था? I इक्वल टू क्या था? Q बाई टी। तो Q का वैल्यू क्या हो गया? IT, विद्युत धारा के नियम से। तो यहां पर हमने V को हटाकर क्या, यहां पर Q को हटा क्या बैठा गया? IT। तो W इक्वल टू वी आई टी। अब ओम के नियम के अनुसार पर देखिए, V का वैल्यू क्या होता है? RI। तो यहां पे RI बैठा दिया गया। तो W इक्वल टू क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। क्या हो गया? W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, उष्मा के यांत्रिक तुल्यांक या जूल का तुल्यांक के अनुसार हम कार्य को उष्मा में और उष्मा को कार्य में बदला जा सकता है। तो पढ़े थे W इक्वल टू जे एच, W इक्वल टू जे एच। तो अब W को हटा करके यहां पर हम क्या J बैठा दें, JH बैठा दें, तो देखिए निकल गया, वही निकल गया कि नहीं? एच जे इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हो गया विभवांतर से कैसे हम जूल्स का नियम को प्राप्त करेंगे। विभवांतर से कैसे हम जूल्स के नियम को प्राप्त करेंगे, यही दिया एक क्वेश्चन और आपको पूछता है, सिद्ध करो कि आई स्क्वायर आर टी का एक विद्युत कार्य है। आई स्क्वायर आर टी एक विद्युत कार्य है। देखो, तो आई स्क्वायर आर टी में फिर यहां ब्रेक कर दी, उल्टा चले आओ, पहले क्वेश्चन का उल्टा कर लो। तो देखो आई इंटू आई आर टी। तो आई आर को हटाकर हम क्या बैठा दिए? वी बैठा दिए। आई आर को हटाकर क्या बैठा दिए? वी बैठा दिए। और आई टी को हटाकर क्यू बैठा दिए। तो वी क्यू हो गया कि नहीं? वी क्यू। तो वी क्यू, तो वी क्या? दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, और क्यू क्या हो गया? आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। वी दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर, क्यू आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य है।
है कि नहीं। इसलिए वी क्यू बराबर क्या, क्यू आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य। वी क्यू क्या हो गया, क्यू आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य। इसलिए आई स्क्वायर आर टी को हम क्या बोलते हैं, एक विद्युतीय कार्य भी कहते हैं। समझे कि नहीं, कोई पहले वाले क्वेश्चन से उल्टा कर दिया गया। अब एक यहां पर क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर आधारित दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले यंत्रों का नाम बताइए। मतलब जूल्स के नियम का बेनिफिट्स क्या है, उपयोग क्या है। तो यहाँ पे हमको 4 चीज पढ़ना है। विद्युत इस्त्री मतलब इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब और फ्यूज वायर। आइए एक एक को देखते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन ये क्या है, जूल्स के ऊष्मीय प्रवाह पर आधारित यंत्र है। जो मेन आपको ध्यान देना, इसमें क्या होता है, नाइक्रोम की कुंडली लगी होती है। किसकी, नाइक्रोम की कुंडली 2 माइका की पत्तियों के बीच में रखा होता है। कुंडली नाइक्रोम की होती है, क्यों, इसका क्या प्रतिरोध ज्यादा होता है, नाइक्रोम का प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसलिए ऊष्मा क्या ज्यादा उत्पन्न करता है। कुंडली के रूप में बनाया जाता है ताकि लंबाई बढ़ जाए, लंबाई बढ़ने से भी क्या हो, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा और ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी। तो इतना ही ख्याल रखना आपको, खाली बस आप जान लो क्या जूल्स के नियम पर आधारित इंस्ट्रूमेंट है। विद्युत हीटर या भी विद्युत धारा के उसमें प्रवाह पर आधारित यंत्र। इसमें चीनी मिट्टी की बनी प्लेट पर बने खांचों में वही नाइक्रोम की कुंडली होती है, इसमें भी नाइक्रोम की कुंडली। अब देखिए नाइक्रोम यहां लिखा हो, किससे किसे बना होता है, निकिल, आयरन और क्रोमियम। निकिल, आयरन और क्रोमियम से मिलकर बना होता है, ठीक है। निकिल, आयरन और क्रोमियम से मिलकर बना होता है नाइक्रोम, ठीक है। यहां पर देखो लिखा हुआ कि इस यंत्रों को उत्पन्न करने के लिए नाइक्रोम या मैग्नीज मिश्र धातु का कुंडली प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम ही मेनली आप जान के रखो, निकिल, आयरन और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। मैग्नीज जो होता है वह मैग्नीज, कॉपर और निकिल से मिलकर बना होता है, मिली नाइक्रोम ही यूज किया जाता है, नाइक्रोम यूज किया जाता है, ठीक है। इनका का प्रतिरोध अधिक होता है, इनका प्रतिरोध और गलनांक दोनों क्या होता है, अधिक होता है। विद्युत हीटर में नाइक्रोम का तार क्यों प्रयोग किया जाता है, क्यों, इनका प्रतिरोध और गलनांक दोनों क्या होता है, अधिक होता है। अधिक तापक्रम पर यह ऑक्सीजन से रासायनिक क्रिया नहीं करता है। विद्युत धारा के उसमें प्रवाह पर आधारित यंत्रों में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पतली कुंडली का प्रयोग क्यों किया जाता है। पतली क्या होता है, हम पढ़े थे आर वेरीज यल, अर्थात क्या होता है, आर वेरीज यल लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, और आर वेरीज 1/a अर्थात मोटाई घटने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। पतली कुंडली का प्रतिरोध मोटी कुंडली से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। हम लोग यहां पर चाहो तो सिंपल एक क्वेश्चन आप दे सकते थे, बस एक वर्ड में क्या लिखोगे, आर वेरीज 1/a अर्थात प्रतिरोध चालक के मोटाई के दिलोमानुपाती होता है, और प्रतिरोध बढ़ने से ऊष्मा के क्या होगा, मात्रा बढ़ जाएगा। देखिए, और कुंडली का प्रयोग करने से तार की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, और क्या होगा, ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होती है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। शॉर्टकट में लिखना हो तो यहाँ पे आर वेरीज यल देन एच वेरीज आर, या आर एच कर सकते हो। ऐसे देखिए, ऐसे अगर मान लिया आप करें सिंपल में, तो एच देखिए, एच वेरीज क्या होता है, आर, फिर कर लीजिए वेरीज, वेरीज क्या होता है, एच वेरीज 1/a, देखिए यहाँ एच वेरीज 1/a, यहाँ पे हम लोग किए थे ना, इसके पहले देखिए यहाँ पे एच वेरीज 1/, यहाँ देखिए एच वेरीज 1 वर्ड में आप इसको लिख सकते हो, कोई इतिहास लिखने की जरूरत नहीं आपके लिए, हो गया। इसीलिए क्या नाम है, समझ में आएगी नहीं।
एच वेरीज आर वेरीज 1/A, मतलब सिंपल नियम हो गया। उसी तरह पतला लंबा कुंडली का प्रयोग क्यों किया जाता है? कुंडली का, तो कुंडली का इसलिए करते हैं, देखिए आर वेरीज, एच वेरीज आर, ये वेरीज क्या होता है? यल, यल लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ने से ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी। मोटाई घटने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ने से क्या होगा? ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाएगी। हो गया। अब आइए नेक्स्ट है विद्युत बल्ब। इसमें किसका फिलामेंट उपयोग करते हैं? टंगस्टन का। टंगस्टन का फिलामेंट उपयोग करते हैं हम, टंगस्टन का। इसके अंदर निम्न दबाव पर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैसें भरी रहती हैं। टंगस्टन का प्रतिरोध और गलनांक दोनों क्या अधिक होता है। अधिक तापक्रम पर वाष्प रूप में नहीं बदलता है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस भरते हैं, क्यों? वही वाष्पीकरण को नहीं होता है। बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और निष्क्रिय गैस भरने से फिलामेंट वाष्पीकरण नहीं होता। फिलामेंट का वाष्पीकरण नहीं होता। शून्य रहने पर फिलामेंट का तेजी से वाष्पीकरण होगा, तब बल्ब की दीवारों पर क्या है? परत जम जाएगी, जिससे प्रकाश, बल्ब की दीवारों पर एक काली परत जम जाएगी, जिससे प्रकाश कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्यूज तार। देखिए फ्यूज तार क्या है? यह एक सुरक्षात्मक विद्युत उपकरण है जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर आधारित है। इसमें जो तार लगा रहता है, किसका होता है? मिश्र धातु का तीन तथा मिश्र धातु का पतला तार होता है। तीन तथा मिश्र धातु का बना पतला तार होता है, जिसका प्रतिरोध अधिक होता है, लेकिन क्या होता है? गलनांक कम होता है। ठीक है, गलनांक कम होता है। यह चीनी मिट्टी या प्लास्टिक के खोल के अंदर लगाकर परिपथ के आरंभ बिंदु पर सजीव तार के श्रेणी क्रम में, देखिए ये भी आपको क्या लिखा है? सजीव तार के श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है। सिंपल बात, यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित यंत्र है, सुरक्षात्मक उपकरण है, जिसमें टीन और शीशा का बना एक छोटा पतला तार होता है। इसे सजीव तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा दिया जाता है। क्या फायदा होता है? उससे क्या होगा? जब परिपथ में कभी अचानक विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है या तारों के सट जाने के कारण क्या शॉर्ट सर्किट विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, तब फ्यूज तार स्वयं पिघलकर टूट जाता है, जिससे क्या होगा? परिपथ के में विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है और विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्या क्या विशेषता? इसका प्रतिरोध अधिक, गलनांक कम, या टीन तार मिश्र धातु का बना पतला तार होता है। इसे सजीव तार में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ के आरंभ में ही। और क्या होता है? परिपथ में जब भी विद्युत धारा का मान अधिक होने से क्या कर रोकता है और नष्ट होकर के उपकरणों को नष्ट होने से क्या बचा लेता है। आप लोग देखोगे मार्केट में इसे मिलता है, फ्यूज तार मिलेगा, उस पर लिखा रहता है 5 एम्पियर लिखा रहता है। इस कथन का अर्थ यह हुआ कि 5 एम्पियर से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यह गल जाएगा। इससे क्या होता है? इस पर रेटिंग इसको बोलते हैं, रेटिंग फ्यूज तार पर। अब ये टॉपिक यहीं पे मैं समाप्त करूंगा और नेक्स्ट टॉपिक को मैं अगले में पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए आया हुआ है, एक चालक का 30 ओम का प्रतिरोध है, उस 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कितना ऊष्मा उत्पन्न होगी? देख क्या दिया? आर, और क्या दिया? आई। देखिए आर दिया हुआ, तब क्या दिया हुआ? दूसरा क्या दिया हुआ? आई दिया हुआ। तो आर दिया, आई दिया, इससे हमको क्या मिल जाएगा? वी निकल जाएगा। किस नियम से? ओम्स के नियम से वी निकाल ली हम। ओम्स के नियम से वी निकल गया हमारा। वी, तो वी कितना आ गया? 300 वोल्ट निकल गया। अब हमको क्या निकालना था? ऊष्मा निकालना है। देखिए, तो विद्युत शक्ति मतलब पी इक्वल टू क्या होता है? वी आई। पी इक्वल टू क्या होगा?
वी आई देखिए, P इक्वल टू वी आई, तो 300 इंटू 10 बराबर इतना जूल पर सेकेंड, इतना जूल पर सेकेंड हो गया, जूल पर सेकेंड। तो हम लोग पढ़े थे अभी, है ना, जूल पर सेकेंड। तो उष्मा इक्वल टू क्या था, 0.24 आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। या देखिए यहां पे पहले 3000 कैलोरी, आप यहां देखिए मैंने ये शुरू में ही लिख दिया था, देखिए अगर आपको दिखाना चाहता हूं मैं, यहां देखिए ये देखिए 3000 जूल, 3600 जूल, 3600 जूल, है ना, 1 आवर टावर इक्वल टू 3600 जूल। यहाँ देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ आइए मैं फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए 1 मिनट, उष्मा ये 3000 तो निकल गया, 3000 जूल पर सेकंड हो गया, 3000 जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड है, तो इसको जूल पर सेकंड है, तो अब 0.24 से इसमें गुणा कर दीजिए, 0.24 से गुणा कर, इतना कैलोरी क्या हो गया, पर सेकंड हो गया। सिंपल वाली बात यहाँ पे। तो एच इक्वल टू क्या होगा, एच इक्वल टू क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत से आपको मिलेंगे, इसको करिएगा आप लोग, जो नहीं आएगा मुझे पूछिएगा, मेरे किया हुआ साल पेपर में उसको देखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।